Learning Point Tutorials presents. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम क्लास 10 की साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने इस चैप्टर के बारे में पहले 2 वीडियोस बनाई है, 2A एंड 2B, और जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस किया है। अब आज जो हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये केमिकली जो बिहेवियर है इनका, वो उसके पीछे क्या रीज़न बिहाइंड है और वो किस प्रकार ये केमिकल नेचर शो करते हैं, उसका उनका क्या बिहेवियर है, मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो आइए हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल की जो डिज़ाइन है वो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सपोज इसमें ये डिज़ाइंड है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे बेस्ड है। ये एक्टिनाइड और लेंथनाइड सीरीज है, जो कि मेटल्स हैं तो सारे। यहाँ पर मेटलाइड्स होते हैं बीच में, और इधर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स, और इधर सारा ये पोर्शन हमारा मेटल्स का होता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है जो कि नॉन मेटल है। तो इसमें हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये पोर्शन सारा मेटल्स है। वो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट सारे। हम जो आज हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जो नेचर है, जो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की जो नेचर है, केमिकल बिहेवियर है, वो किस कारण है। तो आइए हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब हम ध्यान देते हैं तो जो हमारे पास ये 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। जो ग्रुप्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं। तो जैसे ये ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, और थर्ड से लेकर 12 तक ये ट्रांजिशन सीरीज के ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज आती है जो कि स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और जिंक तक होती है, जो कि किससे, जो 21 से 30 तक स्कैंडियम और जिंक तक है। यहाँ पर ये आती है फोर्थ पीरियड में आता है हमारा स्कैंडियम टू जिंक, और ऐसे ही वेरियस पीरियड्स में और भी मेटल्स हैं। और यहाँ पर जब यहाँ से 13 टू 18, ये 18 ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इधर हमारा ज़्यादातर नॉन मेटल था और बाकी पोर्शन में हमारा मेटल था। तो आइए अब हम इनको ढंग से डिस्कस करते हैं कि क्यों इनकी केमिकल नेचर, जिसकी भी जो मेटल्स हैं उनकी केमिकल नेचर ऐसी क्यों है, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के टॉप पे है हमारा हाइड्रोजन, जो कि नॉन मेटल है, और ये वैसे इसका एनामोलस बिहेवियर है। ये मेटल के साथ नॉन मेटल बिहेव करती है, और नॉन मेटल्स के साथ ये मेटल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। इट मीन्स इट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है H में से, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा देते हैं तो बचता है हमारे पास H+, जिसको हम प्रोटॉन नाम भी दे देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये बिहेव कर रही है एज अ मेटल, और जब ये H 1 इलेक्ट्रॉन लेती है तो ये बनाती है H-1 आयन, जो कि हाइड्राइड आयन होता है। इस कंडीशन में ये बिहेव करती है एज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो हाइड्रोजन है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करती है, और ये बिहेवियर है उसका लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे।
इसके अलावा जो मेटल्स हैं जो इस सीरीज में हैं, जैसे सोडियम Na, फिर पोटेशियम है, और वैसे तो हाइड्रोजन के सोडियम से ऊपर लिथियम आता है हमारा, और पोटेशियम से के नीचे आता है हमारा रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम यहाँ पे। पर वो हैवी मेटल्स है, उसको हम बड़ी क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंपल हम अपना लेते हैं टॉपिक सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 11। तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 281 आता है, और जो हमारा पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर है 19, 2881। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, इसको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये रूल बाद में हर एलिमेंट पे लगता है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट, आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 8 हो सकते हैं। आइदर बाय लूजिंग, या तो आउटर सेल लूज कर दे, जैसे यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो 8 और 8 बचते हैं। यहाँ पर ये सेल आ जाती है आउटर, और यहाँ पर ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ऑक्टेट। या फिर वो गेन कर ले या वो शेयर करे, कोई भी एलिमेंट वो किसी भी वे से अपना ऑक्टेट पूरा करना, उसको उसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल कहलाता है। और इसी के लिए जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो वो एलिमेंट रिएक्टिव फेज में आता है, रिएक्टिव फेज में रहता है। और चूंकि चाहे वो लूज करेगा या वो गेन करेगा, तो उस कंडीशन में वो अपना ऑक्टेट पूरा करके वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, और वहाँ पर वो अनरिएक्टिव कंडीशन में या बॉन्डेड कंडीशन में आता है, और जो कि वो नेटिव स्टेट कह सकते हैं हम उसको। अदरवाइज जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो रिएक्टिव फेज में ही रहता है। इसी तरह जो सेल है, जो हमारा जो ग्रुप है हमारा, उसमें आते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और कैल्शियम। इसका 12 एटॉमिक नंबर और इसका 20, 288 और 2। यहाँ पर आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमने देखा था सोडियम और पोटेशियम में एक था, और मैग्नीशियम और कैल्शियम में 2 है। अब चूंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको, अगर ये एक और जो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं आउटरमोस्ट सबसे बाहरी, और सेकंड वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगा, नेक्स्ट सेल होगी, वो ऑक्टेट से कंप्लीट होगी। तो इसी कारण इनके लिए अब चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और जो इनर जो सेल है उसमें ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। इसी कारण ये लूजिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर सेकंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपना आउटर मोस्ट सेल को में ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इनको लूज कर देते हैं, और इसीलिए ये लूजिंग कैपेसिटी शो करते हैं, और लूज करके ये पॉजिटिव कटायन फॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं कटायन, CATION, कटायन। इनको हम पॉजिटिव आयन बनते हैं। अब आती है बात 2 से लेकर 12 तक। जो 2 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वे हैवी मेटल्स हैं, और ट्रांजिशन सीरीज के अंडर आते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। अभी हम डिस्कस करते हैं
करेंगे 13 से लेकर 18 ग्रुप एलिमेंट्स के। जो 13 ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 14th में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 15th में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि 18th ग्रुप के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं तो इसे कहते हैं हम नोबल गैसेस ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप। अब 17th ग्रुप है, जो 17th ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन से लूज करना पॉसिबल नहीं है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए इनकी कैपेसिटी गेनिंग की होती है और इसी कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हाईली रिएक्टिव थे, वे इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते थे और ऑक्टेट अचीव कर सकते थे, इसी कारण वे हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे। और 17th ग्रुप में इसलिए क्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है और ये हाईली रिएक्टिव है। और इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। इसके बाद इससे पहले जो हमारा ग्रुप आता है वो आता है 16th ग्रुप। 16th ग्रुप को हम ऑक्सीजन ग्रुप भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ये इसमें एलिमेंट्स होते हैं। इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा इजी होता है इनके लिए, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ये ऑक्टेट पूरा कर लेंगे और ये इनके लिए इजी है। इसीलिए इस ग्रुप की नेचर भी गेनिंग की होती है। अब बात आई 15th ग्रुप एलिमेंट। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके लिए चाहे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लें या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करें, जो कि दोनों कंडीशंस में इजीली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। और ये ग्रुप है नाइट्रोजन वाला ग्रुप, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसमें आर्सेनिक इसमें ये आते हैं। और इसमें एंटीमनी, बिस्मुथ, यहाँ पर ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो इस ग्रुप के लिए ना तो 3 लेना पॉसिबल है, ना ही 5 लूज करना। तो ये ग्रुप ज़्यादातर शेयरिंग करता है या फिर गेनिंग करता है। मोस्टली केसेस में शेयरिंग करता है। अब 14th ग्रुप है। 14th ग्रुप जो होता है वो कार्बन का ग्रुप होता है और इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड है, जो कि हैवी मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके ये चार इलेक्ट्रॉन्स ना तो ये लूज कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं। तो ये ग्रुप भी शेयरिंग करता है। और 13th ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर में। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो कि दोनों सूरतों में पॉसिबल नहीं है। तो मोस्टली केसेस में ये ग्रुप भी ज़्यादा शेयरिंग करेगा या फिर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये 1 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर शेयर करता है। तो हमने देखा कि हर ग्रुप एलिमेंट की एक कैपेसिटी है, उसका वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आइदर ये गेन करता है। तो हमने यहाँ तो ये और इसी पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिहेव करती हैं और मैटर करती हैं। और हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम कैटेगरी में होते हुए भी या सेम मेटलिक फॉर्म में होते हुए केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। उसका भी एक रीजन है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाईली, उसमें हम कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब चूंकि हमने एलिमेंट लिखा है, क्योंकि मेटल होगा तो वो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और
हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लो रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इसके लिए एक सीरीज भी है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है और किस किस एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर जिसमें हम देखते हैं टॉप पे आता है जैसे सोडियम हो गया, उसके बाद आता है हमारा टॉप पे आता है हमारा पोटेशियम, उसके बाद आता है हमारा सोडियम। पहले नंबर पे है हमारा पोटेशियम, फिर है हमारा सोडियम, इसके बाद आता है हमारा बेरियम, फिर कैल्शियम, और उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और इसी तरह ये सीरीज चलती रहती है। और एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा जिंक, और फिर आता है हमारा क्रोमियम, और उसके बाद आता है हमारा आयरन। तो ये जो हम सीरीज चेक कर रहे हैं, जो हम सीरीज देख पा रहे हैं, ये सीरीज हमारी जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये पता चलता है कि ऊपर वाला रिएक्टिव है नीचे वाले से। तो जो आयरन है उसके आगे जैसे कोबाल्ट, निकिल, और इसी तरह टिन, लेड, टिन हो गया, लेड हो गया, और यहाँ पर ये सब इसका एक बेस बनाया गया है जिसको हम कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लिया गया है। जो एलिमेंट्स इस हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनको हम कहते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स या एलिमेंट्स, जिसमें आ गया कॉपर, Cu, और फिर होता है जैसे मरकरी, Hg, और इसके बाद आता है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, Au, Ag और Au। ये था हमारा पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आपको नाम और इनकी एप्लीकेशंस याद होनी चाहिए। ये काफ़ी रिएक्शन में यूज़ होंगी। जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वैसे हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो इसमें ऊपर आ रहा है वो अपने से नीचे वाले को रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देगा, या हम कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव होगा, और वो अपने से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर उसको हटा देगा। इस टाइप की रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो हमने ये देखा, और हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी और उनकी रिएक्टिविटी का कारण पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इससे अगली वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बेसिक था बिफोर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।